टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हमने पढ़ लिया है, हमको आता है, ठीक है। यहाँ पे बात करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर वर्सेस इफ एल्स स्टेटमेंट, दोनों में अंतर क्या है। तो देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट दोनों ही हैं, हम कंडीशन देते हैं और किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे कुछ स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं, चाहे हम टर्नरी ऑपरेटर की बात करें या एफ एल्स की बात करें। तो एज डिस्कस्ड अर्लियर दैट द टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर वर्क्स ऑन 3 एक्सप्रेशन यूजिंग क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन सिंबल्स, ठीक है। A question mark and colon symbol. The if else conditional statement works like ternary conditional operator. मतलब जो if else है वो टर्नरी ऑपरेटर की तरह ही काम करता है, या तो हम अगर इन दोनों में बात करें तो वर्किंग दोनों की सेम है, सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। दोनों सेम तरीके से काम करते हैं कि एक कंडीशन होगी उसके करस्पॉन्डिंग उनका कुछ स्टेटमेंट चलेगा। क्लियर है इतना? तो अगर मैं यहाँ पे 2 नंबर में से ग्रेटर फाइंड करना है, मुझे क्या करना है, 2 नंबर में से मान लो मैंने एक इंट a इक्वल 5 लिया, इंट b इक्वल 10 लिया। अब मुझे मैक्स निकालना है, तो मैं यहाँ पे इंट मैक्स इक्वल इफ a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a कॉलन b, ये कर दूं, है ना। या फिर मैं क्या करूं, इफ a ग्रेटर देन b, तो यहां पे यस इसको छोड़ो, यहां पे एक वेरिएबल हमारा मैक्स होगा, इंट मैक्स, ठीक है। इफ a ग्रेटर देन b मैक्स इक्वल a एल्स मैक्स इक्वल b। तो क्या ये वाला जो कोड है मेरा टर्नरी एक्सप्रेशन वाला और ये जो एफ एल्स से मैंने पूरा लिख दिया, क्या ये दोनों काम सेम तरीके से करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मुझे मैक्स में क्या मिलेगा, चाहे मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूं या इस कोड को। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक होगी टर्नरी एक्सप्रेशन में, अगर ये ट्रू होगा तब क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो रिटर्न होगा मैक्स में, और फॉल्स के केस में कॉलन, यानी ये इफ हो गया, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये इफ वाला पार्ट हो गया, और ये कॉलन वाला एल्स वाला पार्ट हो गया, समझने के लिए अगर हम इफ एल्स की बात करें यहाँ पे, ठीक है। जब इफ, ये इफ का बॉडी कौन है, क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला, और एल्स की बॉडी कौन है, कॉलन के जस्ट बाद वाला। क्लियर इतना? तो अब इफ कंडीशन ये चेक करेगा, इफ ट्रू देन ये बॉडी इफ की बॉडी क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला ये। तो अगर यहाँ पे देखो a क्या ग्रेटर देन है b से, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स के केस में ये कॉलन के जस्ट बाद वाला एल्स वाला, फॉल्स के केस में एल्स चलता है, तो यहाँ पे कॉलन के जस्ट बाद वाला है ऐसा, तो b चला जाएगा मैक्स में, यानी मैक्स में वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे, b की वैल्यू क्या है 10 आ जाएगा। अगर यही चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट करें तो a क्या ग्रेटर देन है b से, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो फॉल्स के केस में इफ का बॉडी ये वाला एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये कट एल्स वाला चलेगा, और एल्स में आते ही क्या होगा, यहाँ पे मैक्स इक्वल बी, यानी मैक्स में क्या चला गया, बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या है 10। तो दोनों ही काम सेम तरीके से कर रहे हैं, यस और नो? यस सर। तो अगर मैं, अब देखो इन दोनों में मैंने ये भी बता दिया कि ये इफ का बॉडी हम किसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लिखा हुआ है कॉलन के पहले तक वो पूरा इफ का बॉडी मान लो, और कॉलन के जस्ट बाद जो लिखा हुआ वो एल्स का बॉडी मान लो। अगर कोई भी हम, ये मैंने तुम लोगों को होमवर्क भी दिया था कि पढ़ के आना, कोई भी टर्नरी एक्सप्रेशन में लिख के दे दूं और मैं बोलूं कि इस टर्नरी एक्सप्रेशन को अगर मुझे एफ एल्स में लिखना है, सेम वही काम, वही चीज जो कर रहा है टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके हम कर रहे हैं, वो चीज अब टर्नरी एक्सप्रेशन में ना लिख के हम एफ एल्स का यूज करके लिखना चाहें तो कैसे लिखें, कन्वर्जन, एफ एल्स को टर्नरी ऑपरेटर में, टर्नरी ऑपरेटर के एक्सप्रेशन को एफ एल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या तुम लोग को से बन पाएगा? ट्राई करेंगे सर, बन जाएगा। चलो, तो यहां पे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, इंट
n इक्वल, और इससे पहले कुछ वेरिएबल यहाँ बना लेता हूँ, इंट a इक्वल 5, ओके 5 ही लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ, स्ट्रिंग s इक्वल a इक्वल 5 क्वेश्चन मार्क 5 कॉलन नन, और बस इतना ही करो। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, इस एस जो वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप, इसमें क्या स्टोर होगा? सर मैं बोलूं? हम्म 5। ठीक है, तो एस में स्टोर हो जाएगा एज ए स्ट्रिंग 5। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, 5 इक्वल 5, कंडीशन ट्रू, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला ये पूरा रिटर्न होकर इसमें स्टोर हो जाएगा। स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल है तो ये डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखते हो स्ट्रिंग ही है, ये एज ए स्ट्रिंग पूरा स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब इसी एक्सप्रेशन को तुम लोग लिखो, कैसे लिखोगे इफ एल्स में? मुझे बताते जाओ, कैसे लिखोगे बताओ, बताओ बताओ कोई भी। हाँ, एस, ठीक है, इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। इफ सर इन a इक्वल टू 5। क्या? सही है सर, a इक्वल 5 सर। देखिए ऊपर में स्ट्रिंग के ऊपर में इन a इक्वल टू 5। अरे ठीक है, वो इतना नहीं लगाना, ठीक है, ये लो कर दिया, इंट ए इक्वल 5। अब यहाँ इक्वल 5, देन s इक्वल टू 5 is equal to none। ठीक है, बिल्कुल सही है। समझ आया? श्रेया, खुशनवी, वैभव, सत्यम, ज्योति, यस सर। बन जाएगा? यस। ओके, अभी क्या करना है, अब जिससे पूछूंगा केवल वही बताएगा, और लेट रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इस तरह में तुम टाइम बहुत वेस्ट करा देते हो। फटाफट रिस्पॉन्स करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा इफ, एक वेरिएबल यहाँ पे लिया इंट n इक्वल 5, ठीक है। इफ n मॉड बाई 2 इक्वल 0, तो यहाँ पे स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल इवन, ठीक है। एल्स या मैं इसको ऊपर ही डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग रिजल्ट, ये मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। रिजल्ट इक्वल ये मेरा पूरा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इफ एल्स का, इसको मुझे कन्वर्ट करना है टर्नरी ऑपरेटर में, ठीक है, टर्नरी एक्सप्रेशन में। बताओ श्रेया कैसे करेंगे? तो भी तुम बताओ। नहीं बोल रहा कोई। ज्योति तुम बताओ। यस सर, int a is equals to 5, sorry int n is equals to 5। मतलब ये चीज तो मान लो सेम ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो इनको मत बताओ, मुझे एक्सप्रेशन मेन बताओ, ये तो सेम लिखना ही है, ठीक है। string result is equals to n mod by 2 is equals वन सेकंड, मैं इसको नीचे रख लूंगा, ठीक है। स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल n mod by 2 2 equal 0। 0, देन even, ऐसे लिख दूं इवन? नहीं सेमीकोलन लगा, क्वेश्चन मार्क सॉरी क्वेश्चन मार्क। हाँ तो ऐसे बोलो ना, फिर even, डबल कोटेशन में। हाँ और फिर हाँ फिर और
बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे ही लिखेंगे। बट अभी कौन बोला? ज्योति ने रिस्पॉन्स किया है। यस सर। हुस्नवी एंड श्रेया, क्यों करते हो ऐसा? सर हो गया, मुझसे दूसरा पूछ लीजिए ना। अगर कुछ पूछ रहा हूँ तो म्यूट नहीं रहना है। नहीं बन रहा तो क्लियर बता दो, नहीं समझ आया। नहीं नहीं सर, समझ आया, मैं कॉपी में की हूँ। रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे ही करना है। वेरी गुड ज्योति, ठीक है। अभी थोड़ा सा बुक में देखते हैं। बुक में और भी हमें कई सारे यहाँ पे देखो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इंट बोनस मार्क्स इक्वल परसेंटेज, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 देन बोनस मार्क 20 चला जाए, और अगर ग्रेटर देन 90 नहीं है तो बोनस मार्क 10 मिले, ठीक है। अब इसी को हम कैसे एफ एल्स में लिखेंगे? ठीक है, तो इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 90 इंट बोनस मार्क इक्वल 20 एल्स बोनस मार्क 10, है ना? ऐसे ही तो करना है। तो ये सारे जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं बन जाएगा। एफ एल्स को कन्वर्ट करना है टर्नरी एक्सप्रेशन में, टर्नरी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है एफ एल्स में, ये वाइस वर्सा कन्वर्जन बनेगा। सबसे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे। स्टेट द वैल्यू ऑफ पी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ के इक्वल 300 एंड सेकेंड है के इक्वल 94। तो अब हमें पी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। पहले फर्स्ट पॉइंट को लेके चलना है कि जब के की वैल्यू 300 है तब क्या पी में आएगा, और फिर दोबारा दूसरा आउटपुट देंगे जब के की वैल्यू 94 एज्यूम करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। तो के ग्रेटर देन है क्या 200 के? यस और नो? के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 200, यानी यहाँ पे कंडीशन क्या है? ट्रू है। यस। तो ट्रू होने के केस में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होगा, देन वैल्यू स्टोर होगी वही पी में। तो क्वेश्चन मार्क के बाद क्या होगा? 300 यानी k इंटू 10, k इंटू 10 यानी 300 इंटू 10 क्या बन जाएगा? 3000 और p में स्टोर हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ p इज 3000 फॉर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब जब k इक्वल 94 होगा तो क्या 94 200 से ग्रेटर है? नो, फॉल्स। तो 94 माइनस 10 आएगा, कॉलम के बाद वाला ये एक्सप्रेशन चलेगा k माइनस 10। तो k की वैल्यू क्या है? 94। 94 माइनस 10 जो आएगा वो p में स्टोर होगा। तो क्या होगा? आंसर सामने लिखा हुआ है 84। तो वो कैसे आया 84 वो बता रहा हूँ। 94 माइनस 10 एग्जीक्यूट हुआ, जो रिजल्ट आया वो पी में स्टोर हुआ। समझ आया ये? यस सर। अच्छा, ईमानदारी से बताना ये बुक किसने रीड किया है? मैंने बोला था ना कि इतना पूरा कल रीड करके आना। नहीं पढ़े? कोई नहीं पढ़ा, और लक्ष्य तो है ही नहीं शायद। वैभव भी गायब है, इनका अलग ही चल रहा है। चलो देख लेंगे इनको भी। ज्यादा होशियार हो गया है वैभव लगता है। आया था चला गया। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू इंटीजर। प्रोग्राम नंबर 10 में आओ, देखो क्या करना है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू इंटीजर इन m and n using ternary operator, find the smallest integer and print the input integer। जो इनपुट आया इंटीजर उसे प्रिंट कराओ, और स्मॉलेस्ट इंटीजर जो हमने फाइंड किया है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर वो भी प्रिंट कराओ। बहुत ईजी है, बन जाएगा। कैसे करना है? सर। हाँ बोलो बोलो। सर वॉइस क्लियर नहीं। हेलो, सर वॉइस क्लियर है सर, कभी कभी कट जाती। नेटवर्क इशू होगा तुम्हारे साइड से, क्योंकि मैं तो वाईफाई कनेक्ट करके बैठा हुआ हूँ, ब्रॉडबैंड। अभी आ रही है? तो क्वेश्चन क्या था कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके 2 नंबर में से स्मॉलेस्ट हमें फाइंड करना और इनपुट लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इंपोर्ट java.util.star क्लास t10 करके हमने क्लास बना ली। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेन मेथड के अंदर आते ही हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सबसे पहले, ताकि हम इनपुट ले पाएं। यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम system.out.println मेथड कॉल करेंगे। इंटर टू
इंटीजर, सही है। अब यहाँ पे इंट m इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये फंक्शन कॉल किया एक n इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये इनपुट ले लिया। इंट स्मॉल, ठीक है, स्मॉल वैल्यू फाइंड करना है, इक्वल क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे खुशनवी बताओ। m सर हाँ एम m अब वो क्या बोल स्मॉल वाला है ना, हाँ उधर को वो वाला लेस देन वाला सिग्नल, हाँ m लेस देन इक्वल 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 एन n, यहाँ पे देन क्वेश्चन मार्क, फिर लिखेंगे एम m कॉलन सेमी कॉलन एन n। एन एक मिस्टेक की, यहाँ पे इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इक्वल नहीं चेक करना, हमें ओनली लेस देन वैल्यू चाहिए। ओके सर, यहाँ पे ओनली लेस देन लगाएंगे हटा बस। दीजिए। ठीक है, अब करेक्ट है। तो हमने फाइंड कर लिया स्मॉल। अब हमें क्या करना है, जो इनपुट आया उसको और स्मॉलेस्ट इंटीजर वो प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ प्रिंटलन लगाएं और मैसेज दे दें इंटर्ड वैल्यू इक्वल प्लस m कॉमा n, ठीक है। और दूसरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाया और यहाँ प्रिंट करा दूं स्मॉलेस्ट इंटीजर इक्वल स्मॉल, बन गया। ठीक है, इसको रन करते हैं। इंटर टू इंटीजर मैंने दिया 10 एंड 20, लो इंटर्ड वैल्यू 10 एंड 20 एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर 10। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया जो कि 2 नंबर इनपुट ले रहा है और यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर उनमें से हम स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। यही क्वेश्चन बोल रहा था। ठीक है, अब हो सकता है बुक का लॉजिक कुछ अलग हो, बट मतलब प्रोग्राम बनाने का तरीका अलग होगा, बट मेन लॉजिक जो है ये m लेस देन n क्वेश्चन मार्क m अदरवाइज n। ठीक है, बन जाएगा। यस सर। चलो अब बात करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट का। ठीक है, हमने इफ एल सिफ लैडर मतलब सारे वर्जन हमने फिर उसके पढ़ लिए, नेस्टेड इफ भी पढ़ लिया है ना, हमने टर्नरी भी पढ़ लिया, हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए, प्रोग्राम भी बनाए। अब स्विच केस की बात करें, स्विच केस क्या है? तो स्विच केस हमारा एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है स्विच केस? ब्रांचिंग स्टेटमेंट। स्विच केस, ठीक है। स्विच और केस ये दोनों ही अपने आप में कीवर्ड है, और जब स्विच केस स्टेटमेंट लिखते हैं तो इनके साथ हम एक जंपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं, ब्रेक। ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, कीवर्ड ही है, और एक डिफॉल्ट लास्ट में हम इसमें यूज करते हैं, और ये भी हमारा कीवर्ड है। तो ये स्विच केस स्टेटमेंट जब भी हम यूज करते हैं तो हम इन कीवर्ड्स का यूज करते हैं टोटल। स्विच एंड केस, ब्रेक एंड डिफॉल्ट, ये कीवर्ड्स यूज होने वाले हैं जब भी हम स्विच केस यूज करेंगे। ठीक है, स्विच केस है क्या? ब्रांचिंग स्टेटमेंट है ये। ठीक है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट का मतलब यहां पे कई सारे केसेस होंगे। ब्रांच का मतलब क्या है कि मान लो कुछ ऐसे ब्रांच निकलते हुए आ रही हैं एक सीक्वेंस से। पहले यहां पे आएगा, देखेगा कि ये ठीक है, मैच किया कि नहीं, नहीं किया तो नेक्स्ट वाले ब्रांच पे जाएगा,
ये अगर ट्रू हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नेक्स्ट वाले ब्रांच पे, ऐसे वन बाय वन करके, समझ रहे हो ना, ऐसे ये काम करता है स्विच केस स्टेटमेंट। और जनरली हम इसका यूज कर स्विच केस का यूज करते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है, किसके लिए, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने के लिए। अब जो भी हम बेसिक छोटे मोटे अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व करते आए थे इफ एल्स का यूज करके, जैसे मान लो हमें इवन ऑड चेक करना है, ठीक है, या अभी हमने एक प्रोग्राम बनाया था इनपुट डे नंबर एंड प्रिंट अकॉर्डिंग, प्रिंट द डे नंबर अकॉर्डिंग टू द इनपुट, है ना, 1 आया तो मंडे प्रिंट करो, 2 आया तो ट्यूसडे, ऐसा बनाया था ना, देखे थे प्रोग्राम। यस सर। तो इस टाइप के कुछ प्रोग्राम हम स्विच केस से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर स्विच केस, जब हमारे पास इफ एल्स था तो फिर स्विच केस क्यों आया? तो जो प्रोग्राम हम स्विच केस से बनाने वाले हैं या बनाएंगे, वो सभी के सभी प्रोग्राम हम इफ एल्स से आसानी से बना सकते हैं, इतना क्लियर कर लो, ठीक है। तो आओ अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि है क्या ये और क्यों आखिर ये आया, जब इफ एल्स से ही सब काम हो रहा था। जावा प्रोवाइड्स वन मोर मल्टी वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट नेम स्विच। दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड अ बेटर अल्टरनेटिव देन लार्ज सीरीज ऑफ इफ एल्स। क्लियर हुआ क्या है डिफरेंस दोनों में? कि अब मेरे पास इफ एल्स इफ का पूरा लैडर में लिखने जा रहा हूं। क्या लिखने जा रहा हूं? इफ एल्स इफ का लैडर, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो वहां पे स्टेटमेंट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है, जब लार्ज नंबर ऑफ कंडीशंस होती हैं और हम लैडर यूज कर रहे हैं इफ एल्स इफ लैडर का, तो वहां पे स्टेटमेंट्स और जो हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। वही चीज अगर हम स्विच केस से कर रहे हैं, वो थोड़ा सा शॉर्ट, मतलब ऐसा कह लो उसका शॉर्टकट है इफ एल्स का, हल्का सा, मतलब वो थोड़ा सा इसमें कोड कम करना पड़ेगा और थोड़ा सा बेटर काम करेगा वो इफ एल्स के कंपैरिजन में। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पे क्लियर लिखा है दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ बेटर अल्टरनेटिव देन द लार्ज सीरीज ऑफ, अगर लार्ज सीरीज है हमारी इफ एल्स की तो उस केस में ये स्विच केस बेटर निकल के आता है, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट इज मोर फ्लेक्सिबल देन इफ एल्स लैडर, मोर फ्लेक्सिबल है, ठीक है। जब तुम कोड लिखोगे ना तो तुम्हें समझ भी आएगा कि हाँ हमें इफ एल्स में ज्यादा लिखना पड़ता है, वही अगर स्विच केस का यूज करें तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट कोड लिखा होता है, एकदम शॉर्ट में, सिंपल तरीके से। एंड इट प्रोवाइड्स एन इजी वे टू एग्जीक्यूट वेरियस पार्ट ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन द वैल्यू एंड एक्सप्रेशन। डेफिनेशन में आते हैं, द स्विच क्या है? अपने आप में कीवर्ड है। द स्विच कीवर्ड अलाउ टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल ऑन द मैचिंग केस। अब स्विच के अंदर डिफरेंट केसेस होंगे, जैसे इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ ऐसा मल्टीपल एल्स इफ लगा के और कंडीशन लिखते थे, तो यहाँ कंडीशन जैसा नहीं होता। स्विच एक ब्लॉक है और उसके अंदर डिफरेंट केस होंगे, वो केस मल्टीपल हो सकते हैं। तो अब स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन पास होगा वो एक्सप्रेशन मैच होता है केस के साथ। कैसे होता है अभी हम सिंटेक्स में देखेंगे, ठीक है। और जो भी केस मैच कर जाता है वही केस के अंदर जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज मल्टी ब्रांचिंग और यूजर चॉइस स्टेटमेंट। क्यों? मैंने यहाँ पे लिखा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। ये मेन्यू ड्रिवन से क्या मतलब है? तो चलो एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। तुम लोग एटीएम का भी यूज किए हो, एटीएम मशीन? हाँ सर। ठीक है। तो एटीएम में जब हम जाते हैं और एटीएम कार्ड हम अपना इंसर्ट करते हैं, पिन कोड डालते हैं जो भी है उसका, उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे, है ना। मेन्यू वही मेन्यू खुल के आता है हमारे पास। 5-10 ऑप्शन सामने खुल के आ जाते हैं कि अब तुम्हें करना क्या है, कैश विड्रॉल करना है, बैलेंस इंक्वायरी करना है, फास्ट कैश विड्रॉल करना है ना। ऐसा डिफरेंट ऑप्शन आते हैं या नहीं। फिर हम उनमें से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। मान लो मुझे वहां पे कई सारे ऑप्शन, यानी एक मेन्यू सामने मेरे खुल के आ गया बहुत सारे ऑप्शन का। अब उनमें से मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट किया, मान लो कैश विड्रॉल। जैसे कैश विड्रॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया तो अब आगे जो भी ऑप्शन मुझे मिलेगा वो कैश विड्रॉल से रिलेटेड मिलेगा, बाकी के ऑप्शन हट गए, ओनली कैश विड्रॉल से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे। ऐसा ही होता है ना? यस सर। तो सेम ऐसी ही चीजें यहाँ पे, ये जो चीजें दिख रही है ना, तो ये जो हो रहा था ये मेन्यू ड्रिवन ही तो था। सामने तुम्हारे मेन्यू आया, तुम उस मेन्यू में से कोई एक मेन्यू सेलेक्ट करते हो, देन उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें उसी से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं। यही है मेन्यू ड्रिवन। और इस तरीके के प्रोग्राम बनते हैं स्विच केस से। अब उस एटीएम मशीन में भी तो प्रोग्राम ही तो चल रहा है, सॉफ्टवेयर तो चल रहा है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे ही कुछ कोडिंग स्विच केस का लगा होगा, है ना। तो अभी क्लियर हुआ स्विच केस कहाँ पे यूज होता है। इस तरीके से जब भी हमें मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना होता है कि हमने 3-4 ऑप्शन दे दिए, प्रेस 1 फॉर दिस ऑप्शन, प्रेस 2 फॉर दिस ऑप्शन, एंड जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका जो सिंटेक्स है, हम सबसे पहले स्विच लिखते हैं, स्विच का ब्लॉक बनता है, ठीक है। और इसके अंदर एक्सप्रेशन होगा। क्या होगा? एक्सप्रेशन। और ये होगा ब्लॉक, इसके अंदर केसेस होंगे, केस 1, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होगा इस केस का, ब्रेक,
केस को हम ब्रेक भी करते हैं, कैसे काम करता है प्रॉपर अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, परेशान नहीं होना। केस 2 होगा, स्टेटमेंट ब्रेक, ऐसे कई सारे केस n, ठीक है। केस n, ठीक है, यहां स्टेटमेंट होंगे। और इसके बाद जब केस खत्म हो जाएंगे तो यहां पे मैं आगे लिख देता हूं, एक डिफॉल्ट चलता है, क्या डिफॉल्ट, और इसका स्टेटमेंट यहां पे लिख के देन लास्ट में स्विच का ब्लॉक यहां पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। ऐसे केस मल्टीपल हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे केस n लगा हुआ, मतलब इनका नंबर ऑफ केसेस कुछ भी हो सकता है, वो नीड के अकॉर्डिंग हमें कितने केसेस की जरूरत है, 1 2 10 5 20 25 जितने भी नीड है उतने केस हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? सर हाँ केस एन के बाद ब्रेक लगेगा? हाँ, हर एक केस के बाद ब्रेक लगाना है, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा वो भी बताऊंगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मिसिंग हो गई लगता है, मुझे दिखा नहीं है इस बार के बुक में, डैंगलिंग प्रॉब्लम। यस सर, पुरानी वाली में है, न्यू बुक में नहीं दिखा ना? कोई बात नहीं, हम जो भी प्रॉब्लम है उसको अभी समझेंगे, पहले इतना ये समझ लें, ठीक है। तो अभी सिंटेक्स कैसे काम करेगा वो देख लिया, थोड़ा सा बुक में देखो और क्लियर होगा। तो ये देखो सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हमें स्विच लिखना होता है, स्विच का ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ओपन होता है ना, और स्विच के अंदर ये पैरेंथेसिस के अंदर हमें वैल्यू और एक्सप्रेशन, कुछ वैल्यू वेरिएबल के फॉर्म में या डायरेक्ट लिटरल या कुछ एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं। देन ये एक्सप्रेशन या जो वैल्यू हम यहाँ पे पास करते हैं वो केस के साथ मैच होता है, केस कांस्टेंट 1, केस कांस्टेंट 2, ये कांस्टेंट 2 मींस वैल्यूज है, मैंने वहां पे डायरेक्ट लिटरल रख दिया केस 1 केस 2, वो केस 1 केस 2 की जगह यहाँ पे कोई वैल्यू जो मैच कर रहा है, ये कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2 की जगह कोई वैल्यू आएगी जो वैल्यू को हम मैच करवाना चाहते हैं जो स्विच के अंदर पास हो रही है उसके साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, जैसे डेट डेट कांस्टेंट एन। अब हर एक केस के पास एक एक करके वैल्यू जो यहाँ पास होती है वो आएगा, देखेगा क्या वो वैल्यू इस कांस्टेंट वाले इस केस के कांस्टेंट वैल्यू के साथ मैच हो रही है क्या, अगर हाँ तो ये इस केस के अंदर ये जो स्टेटमेंट ब्लॉक लिखा हुआ है ना वो चलेगा पूरा, देन ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब ही क्या है, ब्रेक रोक देना वहीं पे, आगे के केस फिर नहीं चलेंगे। बट अगर ये केस मैच नहीं किया तो नेक्स्ट केस में जाके देखेगा, ठीक वैसे एलसीएफ की तरह कि पहली कंडीशन नहीं ट्रू हुई तो नेक्स्ट में जाके चेक करेगा, है ना। जैसे अगर केस 1 मैच नहीं किया तो केस 2 में आएगा यहाँ पे और देखेगा क्या ये मैच किया, नहीं मैच किया तो तीसरे में आएगा, और जब तक नहीं मैच करेगा तब तक सारे केसेस को चेक करता रहेगा, और लास्ट में जब सारे केसेस मैच कर लेगा और जब कोई भी केस मैच नहीं करेगा देन लास्ट में ये डिफॉल्ट चलता है, लाइक एल्स की तरह। जैसे वहां पे एल्स चलता था जब कोई कंडीशन सभी कंडीशन फॉल्स रहती थी तो एल्स चलता था, यहाँ पे स्विच केस के अंदर जब सारे केसेस कोई भी केस मैच नहीं करे तो लास्ट में बाय डिफॉल्ट वाला ब्लॉक चल जाता है। क्लियर है? और हर एक केस के साथ ब्रेक कीवर्ड लगाना है ताकि हमें बताना है कंपाइलर को कि ये वाला केस यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट केस को स्टार्ट करना है, ठीक है। सिमिलर टाइप के केस मल्टीपल नहीं हो सकते, अगर तुमने केस 1 नाम का एक डिफाइन कर दिया केस 1 तो दोबारा से केस 1 नहीं बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतना? लास्ट में ब्रेक भी लगेगा, डिफॉल्ट भी लगेगा। डिफॉल्ट क्या बोल रहे हो? डिफॉल्ट के साथ तो लास्ट में ब्रेक भी लगेगा, डिफॉल्ट भी लगेगा। हाँ, वो तो हम ब्रेक लगा रहे हैं केस के लिए ना, ये तो हम केस के लिए ब्रेक लगा रहे हैं कि ये लास्ट वाला केस है ना जो कांस्टेंट एन वाला, ये वाला केस हर एक केस के लिए ब्रेक लगेगा। ये वाला केस हमारा ब्रेक हुआ उसके बाद डिफॉल्ट चलेगा, ठीक है। डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाना चाहो लगा सकते हो और नहीं लगाना चाहो तो नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डिफॉल्ट के बाद ब्रेक का कोई कंपलसरी यहाँ पे नहीं है, लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है इतना? यस सर। ओके, अब जो यहाँ पे एक्सप्रेशन स्विच केस में ये ऐसा ही हम सिंटेक्स यूज करेंगे जब भी प्रोग्राम बनाएंगे, आगे हम इसका वर्किंग और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे काम कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3, कांस्टेंट एन, इसको पॉइंट करके यहाँ पे क्या बोल रहा है, ईच केस मस्ट कंटेन यूनिक कांस्टेंट और लिटरल वैल्यू एंड इट कैन बी शॉर्ट टाइप, इंट टाइप, कैर टाइप, बाइट टाइप और स्ट्रिंग टाइप। इन डेटा टाइप के अलावा
स्विच केस के अंदर कोई अदर डेटा टाइप या की वैल्यू डिफरेंट डेटा टाइप के लिटरल्स यूज नहीं कर सकते, करोगे तो वो एरर देगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे हम ना तो रिलेशनल लॉजिकल कंडीशन कुछ नहीं दे सकते, ठीक है, रिलेशनल एक्सप्रेशन तुम यहाँ पास नहीं कर सकते, ठीक है, तुम लॉजिकल एक्सप्रेशन यहाँ पास नहीं कर सकते, तुम केवल कांस्टेंट या लिटरल पास कर सकते हो, वो भी किस टाइप के, ये डेटा टाइप मेंशन है, शॉर्ट एंड कैर बाइट एंड स्ट्रिंग। क्लियर है इतना? यस सर। और दूसरी पॉइंट जो मैंने बताया कि डुप्लीकेट केस वैल्यू आर नॉट अलाउड। अगर एक बार तुमने एक केस बना दिया है, अब सेम केस दोबारा तुम डिफाइन नहीं कर सकते, एरर आएगी। दूसरा, फ्रैक्शनल वैल्यू लाइक 2.1 etc आर नॉट अलाउड। अब ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि जब डेटा टाइप शॉर्ट एंड कैर बाइट एंड स्ट्रिंग ही है ओनली, तो अगर मैं उनके अलावा डबल या फ्लोट टाइप की वैल्यू यूज करूंगा तो एरर तो आएगी, है ना। अब कंपोनेंट कौन कौन से हैं स्विच केस के साथ जो हम यूज करने वाले हैं, तो ये मैं ऑलरेडी बता दिया हूं। स्विच, ब्रेक, केस एंड डिफॉल्ट, ये 4 कीवर्ड हैं जो पूरे स्विच केस स्टेटमेंट को कंप्लीट करता है। क्लियर है? क्लियर है? यस यस सर। अब स्विच क्या है? ये स्टार्टिंग ब्लॉक है हमारा, ठीक है, जहां पे हम कुछ वैल्यू या एक्सप्रेशन को पास करते हैं एंड इट ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू द मैचिंग केस डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। कैसे कि मान लो मेरा यहाँ पे कुछ वैल्यू पास किया, कुछ नया मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ। स्विच, यहां मैंने पास किया एक लिटरल 1, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, सॉरी। अब यहां पे मैंने लिखा केस 1 कॉलन, ठीक है, तो प्रिंट करा दो 1 देन ब्रेक, केस 2 प्रिंट करा दो देन ब्रेक एंड बस इतना ही अभी मैं बनाता हूं समझाने के लिए, लास्ट में चला दूंगा डिफॉल्ट प्रिंट इनवैलिड, कुछ ऐसा मैंने कर दिया। इसके बाद तुम ब्रेक लगाओ तो चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और ये मेरा स्विच ब्लॉक क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिटरल पास किया है कांस्टेंट वैल्यू 1, तो अब ये 1 मैच किया जाएगा, ये वैल्यू मैच की जाएगी केस के कांस्टेंट वैल्यू से। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो देखो क्या ये 1 इस केस की वैल्यू 1 से मैच कर गई क्या? यस, मैच कर गई, केस 1 से ही मैच कर गया। तो ये आउटपुट में क्या प्रिंट करा दे, अंदर आएगा इस केस, इस कॉलम के बाद ब्रेक के पहले और कॉलम के बाद जो भी लिखा है वो उस केस के अंदर का स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे ये केस मैच किया तो अंदर आया और इस केस के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक प्रिंट लगा हुआ है जो कि 1 प्रिंट है, तो ये आउटपुट में 1 दे देगा। और उसके बाद ये ब्रेक लगा है तो ब्रेक क्या करेगा, पूरे स्विच ब्लॉक को टर्मिनेट कर देगा, यानी यहीं से प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, कंट्रोल वापस यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे होंगे वो चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्विच पूरा टर्मिनेट हो जाता है, तो 1 बस ओनली ये प्रिंट करके दे देगा। मान लो यहाँ पे मैं 2 पास करता, तब क्या होता, तो ये 2 पहले केस 1 से मैच करता, क्या केस ये 1 इस 2 से मैच किया क्या? नहीं, तो ये वाला केस तो नहीं मैच किया। नेक्स्ट केस अब जाके चेक करेगा, तो ये केस 2 मैच कर गया इस वैल्यू 2 से, यस, तो यहाँ पे आउटपुट में अब इसकी जगह 1 की जगह क्या आएगा 2, और इसके बाद ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया मतलब पूरा ब्लॉक टर्मिनेट हो गया स्विच केस का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आउटपुट में हमें 2 मिला, बट अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू 3 पास करता तो क्या केस 1 मैच किया क्या? नो सर। क्या केस 2 मैच किया क्या इस कांस्टेंट वैल्यू से, ये एक्सप्रेशन? नो नहीं। जब अब अवेलेबल केवल 2 ही केस हैं और दोनों में से कोई केस मैच नहीं किया तो फिर बाय डिफॉल्ट वाला ब्लॉक चलता है और इसके अंदर इनवैलिड लिखा है, तो अभी हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा इस केस में? इनवैलिड, बस, एंड देन पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि इसके बाद और कुछ है ही नहीं अब एग्जीक्यूट होने को। फिनिश, ये वाला हमारा स्विच ब्लॉक। ऐसे स्विच केस काम करता है। अभी क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिटरल लिख रहा था ना, ये चीज मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, इंट n इक्वल 2 ऐसे स्टोर करके और यहाँ पे n पास कर दिया। अब क्या होगा, अच्छा अब बताओ मुझे आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा सर। ऐसे 2 आएगा, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू यानी n मैच किया जाएगा। क्या n की वैल्यू 2 केस के इस कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है क्या? नहीं। इसके इक्वल है क्या? यस, केस 2 से मैच कर गया और ये 2 को प्रिंट करा देगा। तो अभी आई होप सबको क्लियर होगा कैसे स्विच केस काम करता है। क्लियर है? यस सर। तो स्विच ब्लॉक क्या करेगा, स्विच के अंदर हम एक्सप्रेशन देंगे और वो एक्सप्रेशन को ट्रांसफर करेगा कंट्रोल को
डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर। केस क्या करता है, इट कंटेन्स एग्जीक्यूटेबल सेट ऑफ स्टेटमेंट। अभी हमने देखा ना, जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड होता है वो हम केस के अंदर ही तो लिख रहे होते हैं, है ना। तो इट कंटेन्स द सेट ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड एंड विथ ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो केस हम स्टार्ट करते हैं वो एंड होता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट के साथ। हम बता रहे हैं कि हाँ ये वाला केस हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। देयर इज नो लिमिट ऑफ केस विद इन द स्विच ब्लॉक, यानी एक स्विच ब्लॉक के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है कि तुम इतने नंबर ऑफ केसेस ही बना सकते हो, वो नीड के अकॉर्डिंग जितने केस तुम्हें बनाना है बनाओ, ठीक है। ब्रेक क्या करता है, इट इज अ जंपिंग स्टेटमेंट। क्या करता है जंपिंग स्टेटमेंट, अब यहाँ पे समझना, जंप मतलब कंट्रोल मेरा मान लो यहाँ पे 2 पे था, ठीक है, तो कंट्रोल मेरा अभी यहाँ पे आया, 2 को प्रिंट किया और इसके बाद ब्रेक मिला इसे। ब्रेक एक जंपिंग स्टेटमेंट है जो कि क्या किया, कंट्रोल को फोर्सफुली यहां से बाहर भेज दिया, जबकि इसके आगे स्टेटमेंट थे बट बोला नहीं तुम्हें आगे एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं जाना, कंट्रोल को उसने मना कर दिया और बोला यहीं से तुम वापस चले जाओ, भागो। समझ गए ना। तो ब्रेक जंपिंग स्टेटमेंट तो है ही, जो कि क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर केस के बाद जहां पे भी हम ब्रेक लगाते हैं वहीं से हमारे उस ब्लॉक को टर्मिनेट करने का काम कर रहा है, एंड करने का, ठीक है। इट इज, हाँ अगर वो जो अपना मतलब वेरिएबल था, हाँ वहाँ पर जैसे int n इक्वल्स टू 2 था, अगर वहाँ पे 4 होता n इक्वल्स टू 4, तो फिर यहाँ पे स्विच में जैसे मतलब उसका वेरिएबल m होता। हाँ ये नहीं मतलब दो होते। अच्छा 2 होता, 2 और 4 m होता जिसकी वैल्यू 4। हाँ। अब फिर ये स्विच में फिर दोनों लिखेंगे। नहीं, हमें स्विच के अंदर कुछ ऐसा लिखना है जिससे एक सिंगल वैल्यू जाए। क्या, सिंगल वैल्यू। अब वो तुम कैसे भी लिखो, कैसे लिख सकते हो सिंगल वैल्यू, हम ऐसे लिख सकते हैं n ग्रेटर देन m मार्क n कॉलन m। अब जब ये एक्सप्रेशन चलेगा तो एक सिंगल वैल्यू ही मुझे मिलेगी। क्या मिलेगी, मान लो इस केस में ये पूरा एग्जीक्यूट होगा तो सिंगल वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, जो स्विच में पास होने वाली है। तो क्या यहाँ पे n ग्रेटर है क्या n से, नहीं, तो कॉलन के बाद m, यानी यहाँ पे 4 पास होगा जब ये पूरा एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो जनरली हम इस तरह के एक्सप्रेशन नहीं लिखते, हम जनरली डायरेक्ट वैल्यू ही लिख देते हैं, जो वैल्यू से हमें मैच कराना है केस को। अगर m से कराना है तो m लिख देंगे, अगर n से कराना है तो n लिख देंगे, ठीक है। तो अभी क्लियर है। यस। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ जंपिंग स्टेटमेंट विच टर्मिनेट्स और एंड द करंट केस एंड कम आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक। करंट जो केस होगा उस केस को टर्मिनेट करेगा और स्विच ब्लॉक के बाहर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज एन ऑप्शनल स्टेटमेंट। अगर तुम इसको नहीं लिखते हो तो कंपाइल करते टाइम तुम्हें कोई एरर नहीं मिलेगी, बट अगर तुम ब्रेक को नहीं लिखते तब एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है जिसको हम फॉल थ्रू प्रॉब्लम कहते हैं, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इन जनरल हम ये लिखते हैं केस को एंड करने के लिए, ठीक है। डिफॉल्ट क्या है, इट इज अ कीवर्ड, ये तो क्लियर ही है। एंड दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द स्विच ब्लॉक एंड एग्जीक्यूट व्हेन नो मैचिंग केस इज फाउंड। क्लियर है, जब कोई भी केस मैचिंग केस नहीं मिल रहा है तब उस केस में डिफॉल्ट ब्लॉक चल जाता है। प्लीज नोट, स्विच, केस, ब्रेक एंड डिफॉल्ट कीवर्ड मस्ट बी इन लोअर केस और स्मॉल लेटर, क्योंकि कीवर्ड है वो स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं। समझ आया। यस। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल वगैरह एटीएम का देखो, ये मेनू लिस्ट वगैरह जो भी मैंने तुम्हें उतने टाइम समझाया ना वो यही सब बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में क्या कर रहा है, एग्जांपल दिया हुआ है, एक m करके वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर है और एक n करके वेरिएबल है जिसमें 20.0। अब यहाँ पे num को स्टोर पास कर रहा है, बट यहाँ पे num नाम का वेरिएबल तो कहीं है ही नहीं। वेयर इज द num, रिज्यूम कर लो, कुछ है num। दिस स्विच ब्लॉक रन ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ num। num में जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ये केस, वो वाला केस चलाएगा, ठीक है। और ये num की वैल्यू कौन प्रोवाइड करेगा, हम प्रोवाइड करेंगे। अब इसके अंदर केस 1, अब ये केस 1 कब चलेगा, जब num की वैल्यू 1 होगी तब ये केस 1 मैच करेगा और ये चलेगा। अगर num की वैल्यू 2 होगी तो केस 2 चलेगा, और जब कुछ भी नहीं हुआ तो ऐसा ही अभी हमने जो सेम वैसा ही छोटा सा कोड लिखा है जो हम अभी डिस्कस कर लिए, बस हमारे में स्टेटमेंट कुछ अलग था। क्लियर है ना, बन जाएगा। बोलो बोलो। यस सर। यस। चलो अच्छा, एक प्रोग्राम बनाओ तुम लोग स्विच केस का ही। क्या प्रोग्राम बनाना है, यूजर से इनपुट लो एक नंबर,
ठीक है, एन में। और देन स्विच केस का यूज करके देखो, अगर एन की वैल्यू 1 है तो प्रिंट करा दो रेड, अगर एन की वैल्यू 2 है जो इनपुट आया तो प्रिंट करा दो ब्लू, सॉरी ठीक है ब्लू ही प्रिंट करा दो, और अगर 3 है तो प्रिंट करा दो ग्रीन। ठीक है, ये प्रोग्राम अभी स्विच केस का यूज करके फटाफट बनाओ। इनपुट लेना है सर? हाँ इनपुट लेना है ना इनमें। बन गया, देखो इधर ये है प्रोग्राम। क्या किया, इंटीजर वैल्यू एन में इनपुट लिया और इस एन को स्विच में हमने पास कर दिया। स्विच का ब्लॉक यहाँ पे बनाया है, बॉडी ओपन स्विच का, और यहाँ डिफरेंट केसेस। मैंने क्या बोला, अगर केस यानी 1 आया तो केस 1 मैच करेगा, और उस केस में 1 के केस में रेड प्रिंट कराना था। केस 2 अगर 2 आया तो ये वाला मैच करेगा, और 2 के केस में ब्लू प्रिंट कराना था। ऐसे केस 3 के केस में क्या प्रिंट कराना था, ग्रीन। और जब 1 2 3 के अलावा कोई अदर इनपुट आए तो हमें मैसेज प्रिंट कर देना इनवैलिड इनपुट, और ये कब चलेगा, डिफॉल्ट। ठीक है, रन किया, यहाँ पे वैल्यू दिया मैंने 1, इनपुट रेड आया, रन किया, अभी इनपुट दूंगा मैं मान लो 2, क्या आया, ब्लू आया। अभी मैं इसको रन किया और यहाँ पे इनपुट दिया 3, क्या आया, ग्रीन आया। अब इनके अलावा अगर मैं कुछ इनपुट देता हूँ, मैंने दिया मान लो 5, क्या आ रहा है, इनवैलिड इनपुट। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि ब्रेक लगाए ना लगाए, देखो ब्रेक लगा दूंगा, यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, चला रहा हूँ। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लगा रहा था अभी तब भी चल रहा था प्रोग्राम। मैंने 5 दिया, इनवैलिड इनपुट खत्म, और मैं अगर 3 दे रहा हूँ तो ग्रीन आएगा। ये तो यहाँ पे ब्रेक लगाना ना लगाना वो इतना डिफॉल्ट ब्लॉक में कंपलसरी नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, जावा में तो इस तरीके से स्विच केस काम करता है। अब यही सेम प्रोग्राम अगर मैं कहूँ जो अभी हमने जस्ट बनाया और मैंने ये बना के दिखा दिया, बन जाएगा ना सबसे, ये बहुत सिंपल प्रोग्राम था। लो अब मैं अगर कहूँ कि सेम यही प्रोग्राम तुम एफ एल्स का यूज करके बनाओ, बना लोगे? यस सर। ठीक है, यस सर। तो बनाओ और मेरे को भेजना, ठीक है? होमवर्क है सर? अभी करना है सर? हाँ अभी भी कर सकते हो, 2 मिनट का तो काम है, छोटा सा प्रोग्राम। अभी स्विच केस का यूज करके किए थे, यही सेम प्रोग्राम एफ एल्स का यूज करके करना है। जिनसे भी प्रोग्राम नहीं बना, ये देखो सामने बना हुआ है, मैंने बना दिया है। ठीक है, और इसके बाद क्या है आगे, प्रोग्राम ही प्रोग्राम है। फिर अभी मेरे को यार फालतू प्रॉब्लम भी नहीं दिखी, बहुत कुछ स्किप कर दिया क्या? ये है फालतू प्रॉब्लम। तो कल फालतू प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है?
चलो आज के लिए इतना काफी है। प्रोग्राम जो मैंने बोला सेम यही प्रोग्राम एफ का यूज करके सॉल्व करके मेरे को देना, ठीक है। सर